नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 8 जुलाई अपन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और दो आर्टिकल का कंबाइंड डिस्कशन करेंगे। दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है। ब्रिक्स समिट हुआ हाल ही में 17वां, जो हुआ है रियो डी जेनरी ब्राज़ील के अंतर्गत। वहाँ पे ये बात जो कॉन्फ्रेंस में आई है, जो एडिटोरियल में लिखा गया है, उसी को अपन समराइज करके पढ़ेंगे। RS मेंस के जो थर्ड पेपर है, अपन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है और ये पेपर 1 के मैनेजमेंट जो है अपन टॉपिक पैरेलल में चल रहे हैं। ई-कॉमर्स के बारे में अपन शब्द पहला आर्टिकल आया है कि वाई ब्रिक्स, द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल का है, और दूसरा भी हिंदुस्तान टाइम्स का है, ये द हिंदू का है। ब्रिक्स है डिमांड वेल्दी नेशन फंड क्लाइमेट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है संक्रमण काल, उसके संदर्भ में ये बात की जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर। जो दोनों का ऑब्जेक्ट अपन थर्ड पेपर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली बात ये है कि जब ये ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रिक्स समिट की पहली बेसिक बात पढ़ते हैं, ये 2006 में उद्भव हुआ था। कब हुआ था? 2000, और भारत और चाइना दोनों फाउंडर मेंबर है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना। कब आया था? 2006 में, जब पहली बैठक हुई थी 2009 में ब्रिक्स नाम के। जब 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका को शामिल किया, तब से इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। क्या नाम पड़ा है? ब्रिक्स। कब हुआ था अफ्रीका शामिल? 2010 में। और ये इसका जो फाउंडर कब हुआ था? 2006 में हुआ था। आपको ये बेसिक बातें याद रखनी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे है ना, पूरे विश्व का ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ये सब मिलके, रसिया, ये सब मिलके, पता है आपको, 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे विश्व के 1/3 भाग की जनसंख्या का इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था में 1/4 और दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ब्रिक्स समिट। अब उसी के सिलसिले में अपन आगे बढ़ते, तो आपको ये याद रखना, 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कजान में हुआ था, जिसके अंदर 5 सदस्य बढ़ा के संख्या हो गई थी 11, जैसे मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया जैसे को शामिल किया था। 2017 की बात की जाए, मतलब 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की बात की जाए, तो अभी ये सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? रियो डी जेनरी ब्राज़ील के अंदर। अब ये लेखक क्या कहता है कि ब्रिक्स समिट हुआ है। ब्रिक्स समिट के उपयोगिता पर सवाल बात की जाए तो भारत में राजनीति और कूटनीतिक पूंजी ऐसी संस्था नहीं लगानी चाहिए जो अब तक हितों की सेवा नहीं कर रहा। मतलब उपयोगिता सवाल कहते हैं, भारत को राजनीतिक कूटनीतिक पूंजी ऐसी संस्था नहीं होनी चाहिए जो सवाल खड़ा करते हैं। अब ये घोषणा जो अभी संस्थागत घोषणा हुई है, जिसके अंदर इन लक्ष्य जो लंबी और अस्पष्ट शब्दों पे भी ध्यान दिया गया है, जैसे ग्लोबल साउथ, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, लेकिन व्यवहारिक। सस्टेनेबल बताना SDG गोल है जो 17 हैं, उन्हीं के संदर्भ में बात की। इंक्लूसिव मतलब सभी लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये अभी ब्रिक्स समिट जो इतना प्रभावशाली नहीं हो रहा, जिस ऑब्जेक्ट से लाया गया था वो अभी तक ऑब्जेक्ट सफल होता है दिख नहीं रहा है। कि अर्थव्यवस्था, भू राजनीतिक समस्या, जैसे ब्रिक्स का एजेंडा क्या था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को कम करना, जलवायु क्लाइमेट चेंज को बदलाव कम करना, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वित्तीय स्थिति के बारे में ब्रेटन वुड्स संस्था को सुधार, और व्यापार संरक्षणवाद, विश्व व्यापार संगठन की बात की। और ये सारे के सारे हर बार ये डिस्कशन होता है, इस बार भी हुए। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि भी WTO की रक्षा राष्ट्रीय व्यापार हित की बात करता है, लेकिन ये WTO को रोकने में ब्रिक्स समिट ने देश खुद अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता की ओर बढ़ रहा है। भाई एक तरफा WTO अमेरिका प्रभुत्व बात कर रहा है, दूसरे ब्रिक्स खुद WTO या अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है, जबकि अमेरिका की नीतियाँ बहुत सारी गलत है ना। तो उसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक और देख लो उदाहरण, जैसे भारत के अंदर 10% सब्सिडी एग्रीकल्चर पे देने के लिए वादे किया, जबकि विकसित देश ऑलरेडी देता आ रहा है और उसको 5% फिर से देना। वो ऑलरेडी देता आ रहा है, विकसित है, उसके बाद भी 5%, और भारत को लिमिटेड टाइम में 10%, और है ना। तो ये एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स जैसे पे विवाद खड़ा हो रहा है और चल भी रहा है। WTO को बचाना नहीं बल्कि अपने व्यापार राष्ट्रीय हित को रक्षा पर कर रहे हैं, है ना। तो ये बातें की जा रही संस्थाओं के ऊपर कि भाई संस्थाएं भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जब सम्मेलन होना ना, ऐसा नहीं है कि सम्मेलन पर एक ही बात पे डिस्कशन होता है, बहुत सारे बातों पे डिस्कशन होता है जिसके अंदर ये बातें की जाती हैं। जैसे अमेरिका विरोध ट्रंप युग, जैसे अमेरिका अभी ईरान पे हमला कर रहा है, तो यहाँ पे कठोर विरोध किया अमेरिका पे।
रसिया पे सैक्शन लगाया तब विरोध किया है, ईरान पे सैक्शन लगाया तब विरोध किया है। भाई अमेरिका को हर जगह इस तरह नहीं करना चाहिए, तो विरोध होता है। तो अमेरिका ने इसलिए इसको बोला कि नहीं, ये ट्रंप युग की असंगतियां नहीं, अमेरिका के विरुद्ध ब्रिक्स समिट है, इसको बोलते हैं एंटी अमेरिकन। बताया किसको? डोनाल्ड ट्रंप ने किसको बताया? ब्रिक्स समिट को। क्यों? क्यों रसिया, चीन जैसे इसमें बैठते हैं, क्योंकि वो उनके विरुद्ध काम करता है। वैश्विक व्यापार नियमों को चुनौती देने वाला मंच बताया है ये, कि भाई वैश्विक के लिए और वैश्विक जो विश्व युग के लिए या विश्व के लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंजेस है। आयरनी बड़ी, ट्रंप पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर बना रहा, मतलब ये कह रहा है पोस्ट अमेरिकन बना रहा, इसी के संदर्भ में बात हो रही है। अब आगे चलते हैं कि भारत की स्थिति की बात की। 3 दशक पहले ब्रिक्स को जन्म देने वाली थी, अब मौजूद नहीं है। भारत को सोचना चाहिए, क्या अब भी इस मंच में नेतृत्व भूमिका निभानी उपयोगी है? मतलब भारत की स्थिति की बात की जाए, क्या इन 3 दशक पहले ही परिस्थिति ब्रिक्स में जन्म देने वाली थी, आज भी है? थोड़ी कम है, लेकिन आज भी आतंकवाद भी है, फूड सिक्योरिटी, सुरक्षा का वाला, क्लाइमेट चेंज को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, और एक बड़ी समस्या तो ये आ गई है, अभी विश्व स्तर पे 3rd वार चल रहा है, सभी देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई न कोई हर महीने के अंदर एक ऐसी घटना देखने को मिलती है जिससे भारत काफ़ी चिंतित है। जैसे अभी ईरान के, इजराइल और अमेरिका बीच में हुआ, और भारत का ईरान में साबार जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर मामला ये। अब भारत की स्थिति गंभीर होगी तो अब क्या किया जाए? तो यही है कि भारत प्रति, जैसे एग्जाम्पल और भारत की स्थिति बात करो, इस जो ब्रिक्स समिट 17वां हुआ है उसमें बता रहे भारत की वैश्विक स्थिति अच्छी बनी। कारण कि जब एससीओ का सम्मेलन कुछ महीने पहले हुआ था तो वहाँ पे आतंकवाद के विरुद्ध भारत पीछे रह गया था, बात नहीं उठा पाया था एक सुर में। अभी यहाँ पे वैश्विक जो आतंकवाद के पाकिस्तान के विरुद्ध बात उठाने में कामयाब हुआ, इसीलिए इसकी बड़ी सफलता बताई जा रही है भारत के। सदस्यीय देश अभी वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि पहले 6 थे, अभी 5 और बढ़ने के बाद 11 हो गए। अब इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया जैसे देशों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि ब्रिक्स में कई सदस्य एक दूसरे के विरोधी हैं, असहमत हैं। उदाहरण सऊदी अरब, यूएई बनाम ईरान, ये अब शामिल हुए, लेकिन ये एक दूसरे से सहमति हैं, इसीलिए इसका परिणाम पूरी तरह से निकलना। जैसे भारत चाइना है ना, भारत चाइना भी क्या है, विरोध है। सऊदी अरब, यूएई बनाम ईरान, ये भी विरोधी करना। तो इसीलिए ब्रिक्स समिट का जो कहते हैं विरोधाभास क्यों है, जब भी आपको वो लग रहा है कि ब्रिक्स जो समिट है वो विरोधाभास कहाँ जाता है, कारण यही है, भारत, चीन, सऊदी अरब, यूएई बनाम ईरान। तो ये है, चीन भारत के लिए अमेरिका का भी बड़ा सुरक्षा और आर्थिक खतरा। भाई चीन भारत के लिए अमेरिका से भी बड़ा खतरा, कारण अगर समिट में, अगर भारत चाइना के साथ समिट अच्छे से डायलॉग नहीं होता है, एक तो डायलॉग नहीं होता है, निर्णय नहीं निकल पाता है, तो नेपाल जो भूटान के ऊपर वाला भाग में सीमा लगती है, वहाँ पे आपको पता होगा घाटियों में कई बार युद्ध होता है। 17 में हुआ था गलवान, गलवान क्या, वो ये नाम नहीं याद नहीं आ रहा, घाटी का नाम था, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है? स्प्रिंग पल्स योजना जैसे है, BRI रोड जैसे है, जैसे जो चाइना चल रहा है भारत के चारों तरफ घेरने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती है भारत चाइना के लिए, इसलिए उसको विरोधाभास बोलते हैं। ब्रिक्स डिमांड वेल्दी नेशन फंड क्लाइमेट ट्रांजेक्शन, ये दूसरा आर्टिकल है कि भाई ये कह रहा है कि ब्रिक्स समिट जो अपना लक्ष्य है, जैसे भारत ने बोला कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, और 2070 तक क्लाइमेट जीरो टॉलरेंस, 0% कार्बन उत्सर्जन शून्य करना है, ये भारत का लक्ष्य रखा। और 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना। लेकिन ये आसान नहीं है। क्यों? अभी तक जलवायु न्याय की जो मांग है, पेरिस क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में लाई गई थी, उसको फुलफिल करने के लिए अभी तक ब्रिक्स समिट बहुत पीछे है। ब्रिक्स ने समुद्री देशों को ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। जैसे NDB बैंक, जो ब्रिक्स समिट है उसमें NDB बैंक डेवलपमेंट हुआ, जिसका मकसद था वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय फंडिंग एकत्र करे, और फिर ये ब्रिक्स के समृद्ध देशों में ग्रीन हाउस गैस न्यूनीकरण के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे यही कह रहा है कि ऊर्जा को लेकर विरोधाभास, ब्रिक्स में भी ये भी कहाँ, फॉसिल फ्यूल अभी भी जरूरी है, विशेषकर विकासशील देशों की बात की जा रही है। कहाँ पर? फॉसिल फ्यूल जैसे अभी जरूरी है। तो ये दूसरी बात है क्लाइमेट चेंज को लेकर।
अब आगे चलते हैं कि संयुक्त बनाम में विरोधाभास की स्वीकार्यता होती है। जैसे मरीना सिल्वन जो इस विरोधाभासों में भरी दुनिया में भी जी रहे हैं लेकिन उन्हें पार करने की इच्छा है। ये कह रहा है कि जो संयुक्त बनाम बयान विरोधाभास स्वीकार्यता है, भाई अपन कोई भी संयुक्त बयान देते हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर उसी के रूप में ये चिंता लेखक जताया जा रहा है कि भाई भरी दुनिया में जी रहे लेकिन पार करने की इच्छा नहीं कर रहा कोई। विकासशील देशों की जिम्मेदारी की बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन अमीर देशों की जिम्मेदारी मानी। वन संरक्षण हेतु फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरवर्ड फैसिलिटी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए फंडिंग मॉडल प्रस्तावित करने की बातें जो कर रहा है। जो ये तो आपको जलवायु क्लाइमेट के संदर्भ में बात करनी, जलवायु न्याय की मांग करती 5 पॉइंट याद रखना। ऊर्जा को लेकर विरोधाभास है, भाई विरोधाभास क्या है, कोई देश कोई 2070 का लक्ष्य रखा है, कोई 2047 का लक्ष्य रखा है, किसी के पास संसाधन कम है, किसी के पास संसाधन कम है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, संयुक्त बयान विरोधाभास में, जैसे आप एक साथ सुर बिनाते हैं लेकिन बयान कुछ अलग अलग देते हो बाहर जाने के बाद। विकासशील देशों की जिम्मेदारी पर जोर है, जलवायु परिवर्तन अमीर देशों की जिम्मेदारी मानी गई है। जबकि क्लाइमेट चेंज जो विकसित देश बने वो भी कैसे बने, वो उसने मशीनें लगाई होगी, फैक्ट्री या कारखाना लगाया होगा तभी तो बने। आज वो दूसरे इलेक्ट्रिकल या ईवी पे जा रहा है तो विकासशील देशों के पास तो मशीनें नहीं, या तो फिर आप मशीनें दीजिए तब विकासशील देश आपने कार्बन उत्सर्जन भूमिका कम करने भूमिका निभाई। भाई अमेरिका, चीन, रशिया, जापान जैसे बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में आगे चले गए, भारत नहीं गया है कि भारत एक गरीबी से निकल रहा था, अंग्रेजों से लड़के विकास जो आज़ाद हुआ था। आज भी भारत के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी का अभाव है, कारण भारत यही है ना, आप विकसित देश बहुत सारे आगे चले गए, अब आप भारत को थोप रहे हैं कि नहीं कार्बन उत्सर्जन कम कर दो, भाई नहीं कर पाएंगे ना कि टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कब की, एक टाइम के बाद की ना, पहले तो आपने शुरू भी कोयला मशीनरी पे निर्भर थे ना। तो ये कह रहा है कि भाई अमीर देश जिम्मेदार है लेकिन गरीबियों को आप थोपे जा रहे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरवेयर फैसिलिटी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए फंडिंग की मॉडल प्रस्तावित की बात की जाए तो ये 4-5 ये पॉइंट है आपको याद रखना है। अब दूसरी और बात कर देते हैं कि भाई एक चुनौती क्या है इसके, जो भारत और ब्रिक्स सम्मेलन में चुनौती की बात की जा रही है भाई क्या है ना। एक तो है अन्य समूह के साथ ओवरलैप, जैसे भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के रूप में लोकतंत्रों को समांतर जनादेश ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये क्या है, ये चुनौती है किसकी, ये ब्रिक्स के देशों में एक आपस में चुनौती है, विरोधाभास देश। दूसरा पॉइंट। तीसरा है भू राजनीतिक तनाव, जैसे ब्रिक्स देशों में अलग अलग भू राजनीति क्षेत्रीय संघर्ष विवाद शामिल हो रहा है। उदाहरण के लिए चीन की BRI इनिशिएटिव मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात हो रही है, और दूसरी योजना है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो भारत चीन सीमा घटनाक्रमों के साथ तनाव बढ़ा देगा। दूसरा है आर्थिक मंदी व्यापार, ब्रिक्स देश अभी हाल ही में आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं और इस तरह जलवायु क्लाइमेट चेंज को एकदम ही अमीर देशों को द्वारा बोलना कि भाई आप इसको कम करें, रिड्यूस करें, हैं, तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंजेस है। चौथा पॉइंट है 3 देशों का प्रभुत्व, रूस, भारत और चीन में अतिथि प्रभाव संबंध है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य देशों को समुद्री निर्णय और रक्षा लेने में निर्णय में कम होता है। ब्रिक्स के विरोधाभास मैंने बताया बहुत सारे देश आपस में। ब्रिक्स मुद्रा और डॉलरीकरण मतलब ब्रिक्स 15वें शिखर सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने डॉलर विनिमय दर को उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए ब्रिक्स देशों के एक साझा मुद्रा निर्माण का प्रस्ताव रखा था। मतलब डॉलरीकरण की जो मुद्रा है कि भाई कई बार अब क्या होता है कि मान लो जैसे भारत को तेल खरीदना है, अगर यहाँ पे पैसे नहीं, भारत के पास डॉलर नहीं है, तो क्या बोला कि भाई आपस में जितने भी देश बने और मुद्रा को जो डॉलर की मुद्रा को मुद्रा डॉलरीकरण या मुद्रा में कन्वर्ट की जाए। जैसे मान लो ब्राज़ील ने किसी देश से कोई और करेंसी समझौता किया तो भारत वो देश ब्राज़ील से बोलेंगे भाई हम आपको डॉलर करवा दें उपलब्ध, आप उस मुद्रा में ले आओ, हमारे पास उतने नहीं है जितने मुद्रा डॉलर में होनी चाहिए। तो ये क्या बोलता है, तो ये कहता है कि भाई ब्रिक्स मुद्रा और डॉलरीकरण मुद्रा की बातें कर रहा है। मतभेद तो है ही। ब्रिक्स मुद्रा की चुनौती बैंकिंग, राजकोषीय संघों की आवश्यकता, व्यापक आर्थिक अभिसरण, व्यापार संतुलन जैसे की बातें जो करता आ रहा है। कौन कर रहा है, ब्रिक्स समिट। अब ब्रिक्स समिट की बात की जाए, आज की बात की जाए तो व्यापार की बात की जाए तो व्यापार में सबसे बड़ा समिट जो है, आज भी व्यापार कितने प्रतिशत हो रहा है, लगभग आज की अगर बात की जाए आर्थिक प्रभाव की बात करें 36%
ब्रिक्स देशों के अंदर व्यापार होता है 40% आबादी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है और 44% कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं ब्रिक्स देश विश्व में। और जीडीपी के ब्रिक्स व्यापार केवल 2.2% ही है। मतलब कहते हैं कि व्यापार ब्रिक्स का हिस्सा 18%, लेकिन अंत में ब्रिक्स व्यापार केवल 2.2% 2022 के आंकड़े के अनुसार। यहाँ अब बढ़ा होगा तो 1% और बढ़ा होगा। ये कह रहा है कि आर्थिक प्रभाव होने के बाद भी महत्व नहीं दे पा रहा है। तो ये सरसा डिस्कशन की जाती है। अब आगे चलते हैं अपने मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर कि ये ब्रिक्स जो जो प्रश्न है बहुपक्षीय मंच आज भारत के रणनीतिक हितों के लिए कितने प्रासंगिक है, विवेचना कीजिए कि भारत को एक तो आपको ब्रिक्स के समिट के बारे में बताना है, फिर दूसरा पॉइंट है ब्रिक्स समिट की भूमिका के बारे में बताना, फिर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट बताना, चुनौती बताना। तो ये प्रासंगिक जो वर्तमान में जो प्रासंगिक है जो आपको इस तरह डिस्कशन आपको लिखना है। अब आगे चलते ई वाणिज्य की बात की जाए, मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर में आता है। जो NIS जो RPSC जो टॉपिक उठाती है आजकल वहीं से उठा रही है, वहीं से ये मैंने कंटेंट तैयार किया हुआ। ई कॉमर्स वह प्रक्रिया होती है, आपको ई कॉमर्स के बारे में शब्दावली पूछ ले 2 नंबर में, कि ई कॉमर्स ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु और सेवाओं की खरीद बिक्री इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि आज कोई मोबाइल खरीदना है, आप रूम में बैठे, पहले आप दुकान पे जाते थे, जो पारंपरिक कॉमर्स की बात की रही है। अब आधुनिक ई कॉमर्स की बात की जा रही है। तो आपने मोबाइल पे अमेजॉन पे आपने ऑर्डर किया, वो आपके घर पे आई, आपने क्या वस्तु ऑर्डर की और जो वस्तु आपको देना है वो सेवाएं बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेवाएं। ठीक है, तो आपको 2-3 दिन जितना यूज़ करना था कर ले, फिर वापस रिटर्न कर दिया, तो आपकी सेवाएं आसान हो गई। तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। पहले व्यापार केवल दुकान मंडी प्रत्यक्ष रूप से डालते ग्राहक, लेकिन अब इंटरनेट और वेबसाइट ऐप के माध्यम से सामान, कपड़े, मोबाइल सेवाएं, ऑनलाइन कोर्स, टिकट बुकिंग आदि प्रक्रिया वाणिज्य, इसको बोलते हैं ई वाणिज्य, मतलब ई कॉमर्स बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। ई कॉमर्स की विशेषता बात की जाए, एक तो 24 घंटा दिन रात खुला रहता है, कभी भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे सेवा दिन रात किसी भी समय उपलब्ध होगी, ग्राहक को जब चाहे खरीदा कर सकता है। उदाहरण, आधी रात को भी आप अमेजॉन ऑर्डर कर सकते हैं। वैश्विक मंच की बात की जाए तो इंटरनेट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी भी देश या शहर से वस्तु मंगा सकता है। उदाहरण, भारत का कोई भी व्यापारी अपनी वस्तु अमेरिका में बेच सकता है। कहने का मतलब ग्लोबल रिस्क पे अपना व्यापार कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान पर UPI पेमेंट की बात करें, नेफ्ट की बात की, RTGS की बात की हो रही कि आज ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये होता है ऑनलाइन लेन देन 24/7 अवेलेबल है, वैश्विक पहुंच, डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी बातें करने से ये तय होता है कि भाई ये होता है ई कॉमर्स की विशेषता है। तो आपको ई कॉमर्स जो विशेषता आती है तो आपको इस तरह लिखना है। और ई कॉमर्स की परिभाषा है तो आपको मैंने बताई। फिर आपको ब्रिक्स समिट के बारे में बेसिक बताया, ब्रिक्स समिट व्यापार के बारे में बताया, और वी जो ब्रिक्स समिट होता है वो किस हालात से गुजर रहा है, किस चुनौती से गुजर रहा है। और ब्रिक्स समिट भारत की स्थिति के बारे में देखा तो भारत चाइना काउंटर रोकने के लिए, है ना, ईरान जैसे सवार परियोजना को महत्व देने के लिए, व्यापार को, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत की डेमोग्राफी जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है, इस संदर्भ भारत का महत्व बढ़ता जा रहा है। आगे फिर आर्टिकल आएगी तब उस तरह पढ़ेंगे। आप इसको सीरीज को फॉलो कीजिए, तभी मैं कंटिन्यूटी कर पाऊँगा। मैंने आपको कल बताया है ताकि मैं अपना टाइम और अच्छे से यूज करूँ। लेकिन फिर आप कम लोग चुनोगे तो आउटपुट नहीं आता है, कोई भी मेहनत नहीं करने की इच्छा भी नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन के साथ।